सुप्रभात बच्चों। रिमझिम इस हिंदी पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत आज हम पाठ 6 जिसका शीर्षक है चिट्ठी का सफर, इस पाठ में हम चिट्ठी से संबंधित जानकारी प्राप्त करेंगे। अपनी 10-12 साल की जिंदगी में तुमने कुछ पत्र तो लिखे ही होंगे। वे पत्र अपने सही पते और समय पर किस तरह पहुंचे होंगे, यह बहुत सी बातों पर निर्भर करता है, जैसे कि चिट्ठी किस स्थान से किस स्थान पर भेजी जा रही है, संदेश पहुंचाने की कितनी जल्दी है, तुमने पूरा और ठीक पता लिखा है कि नहीं, तुमने उस पर टिकट लगाया है कि नहीं, आदि। अब प्रश्न यह उठते हैं कि आखिर चिट्ठी पर डाक टिकट लगाया ही क्यों जाए? पूरे और ठीक पते से क्या मतलब है? ज़रूरत पड़ने पर संदेश को जल्दी कैसे पहुंचाया जाए? स्थान बदलने से चिट्ठी के पहुंचने पर क्या असर पड़ता है? इनमें से कुछ सवालों के जवाब शायद तुम्हारे पास हो, खासकर तुम में से उनके पास जो डाक टिकटें इकट्ठा करने का शौक रखते हो। तो यहाँ पर लेखक चिट्ठी से संबंधित हमें यह बताना चाहते हैं कि जिंदगी के 10-12 साल पहले की बात है कि तब कुछ पत्र लिखते ही होंगे। पत्र लिखते समय हमें कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए, ये यहाँ पर बताया गया है कि सबसे पहले जब हम चिट्ठी लिखते हैं तो हमें किस स्थान पर चिट्ठी भेजनी है उसका पता हमें लिखना होता है। अगर हम पता ठीक तरीके से लिखते हैं तो उसी पते पर हमारी चिट्ठी जाती है। उसके बाद हमें पूरा नाम लिखना होता है। अब उसमें प्रश्न यह उठते हैं कि पूरे और ठीक पते से क्या मतलब है? पूरे और ठीक पते से मतलब उसमें सबसे पहले तो शहर का नाम आता है, फिर उस शहर में कौन सा गांव है उसका नाम लिखा जाता है, उस गांव में कौन सा एरिया है उसका नाम लिखा जाता है, उसके बाद उसका कोड होता है पिन कोड, जिसे हम पिन कोड कहते हैं। इस तरीके से जब हम अपना पता लिखते हैं तभी वो चिट्ठी बराबर सही पते पर जाती है। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, आपको 2 चिट्ठी यहाँ पर नजर आ रही है। इस चिट्ठी में महात्मा गांधी जहाँ हो वहाँ, सिर्फ इतना ही यहाँ पर दिया हुआ है। बट यहाँ पर हम इस चिट्ठी में देखते हैं कि पूरे तरीके से यहाँ पर पता जो है वो दिया हुआ है, मतलब श्रीमान महोदय जो भी है नाम, उसके बाद उस शहर का नाम, उस रास्ते का नाम, उस गली का नाम, और इस तरीके से यहाँ पर पिन कोड दिया है। जब हम इस तरीके से पता लिखते हैं तभी हमारी चिट्ठी उस जगह पर आसानी से पहुँच पाती है। ये दोनों पते किस तरह से भिन्न हैं? गांधी जी को भेजे गए पत्र में पते की जगह पर लिखा है महात्मा गांधी जहाँ हो वहाँ, वर्धा, जबकि लिफाफे पर इमारत या संस्थान से लेकर शहर तक का नाम लिखा हुआ है। पते में सबसे छोटी भौगोलिक इकाई से शुरू करके बड़ी की ओर बढ़े हैं। छोटी से बड़ी भौगोलिक इकाई का मतलब यह हुआ कि घर के नंबर के बाद गली मोहल्ले का नाम, फिर गांव कस्बे, शहर के जिस हिस्से में है उसका नाम, फिर गांव या शहर का नाम। शहर के नाम के बाद लिखे अंक को पिन कोड कहते हैं। हर जगह को एक पिन कोड दिया गया है। यह सोचने लायक बात है कि आखिर पिन कोड की ज़रूरत क्या है। हमारे देश में अनेक ऐसे कस्बे, गांव, शहर हैं जिनके नाम एक जैसे हैं। पते के बाद पिन कोड लिखने से गंतव्य स्थान का पता लगाने में डाक छांटने वाले कर्मचारियों को मदद मिलती है और पत्र जल्दी बांटे जा सकते हैं। मतलब कि हमने यहाँ दोनों लिफाफों में देखा है कि इसमें सिर्फ महात्मा गांधी को जो पत्र भेजा जा रहा है उसमें सिर्फ उनका नाम और जहाँ हो वहाँ वर्धा ऐसा लिखा है। तो क्या बच्चों इस पते से गांधी जी को पत्र मिलेगा? नहीं, क्योंकि यहाँ पर रास्ते का नाम, गली का नाम, शहर का नाम और सबसे बड़ी बात है कि पिन कोड जो यहाँ पर नहीं है, पर वही सारी चीज़ें हमें यहाँ पर नज़र आ रही है। जब हम पता लिखते हैं तो छोटी भौगोलिक इकाई से बड़ी भौगोलिक इकाई की तरफ हम जाते हैं। सबसे पहले घर का नंबर आता है, गली मोहल्ले का नाम आता है, फिर गांव का नाम आता है, फिर कस्बे का नाम आता है और फिर शहर का नाम आता है। तो इस तरीके से छोटी भौगोलिक इकाई से बड़ी भौगोलिक इकाई की तरफ हम जाते हैं और उसके बाद हम पिन कोड डालते हैं। अब ये पिन कोड की ज़रूरत क्या होती है? तो हम देखते हैं कि एक ही शहर में या अनेक शहर में ऐसे नाम होते हैं जो अलग अलग शहर में एक ही नाम दिए जाते हैं। अगर हमने शास्त्री नगर अगर नाम लिखा
अगर हमने लिफाफे में शास्त्री नगर यह पता लिखा तो हर शहर में शास्त्री नगर होते हैं, तो किस शहर में शास्त्री नगर है और वो जो शास्त्री नगर है वो ज़रूरी नहीं है कि पूरे शहर में एक ही शास्त्री नगर है, शास्त्री नगर जो है अलग अलग भी हो सकते हैं। तो इसीलिए ये जो पिन कोड होता है ये हर एरिया का दिया जाता है। तो इस तरीके से पिन कोड से कर्मचारियों को उस लिफाफा पहुंचाने में मदद मिलती है और वे बहुत आसानी से वो पत्र जो है या लिफाफे हैं वो उस स्थान पर बांटे जाते हैं। पिन कोड की शुरुआत 15 अगस्त 1972 को डाक तार विभाग ने पोस्टल नंबर योजना के नाम से की। जाहिर है कि गांधी जी को मिले इस पत्र और उन्हें मिले किसी भी पत्र पर पिन कोड का इस्तेमाल नहीं किया गया था। फर्क सिर्फ पिन कोड का ही नहीं है, समय के साथ डाक सेवाओं में निरंतर बदलाव और विकास होता रहा है। अब यहाँ पर लेखक ने क्या कहा है कि पिन कोड जो है उसकी शुरुआत 15 अगस्त 1972 को डाक तार विभाग ने की थी, क्योंकि अगर पिन कोड हम डालते हैं तो हमारा जो पत्र है हम जिसे देना चाहते हैं वहाँ आसानी से पहुँचता है। अब इस बॉक्स में जो हमें जानकारी दी गई है वह जानकारी पिन कोड से संबंधित है। पिन शब्द पोस्टल इंडेक्स नंबर का छोटा रूप है। हम लिखते हैं ना जैसे PIN, तो ये जो है ये पिन कोड नंबर का शॉर्ट रूप है, उसे हम पोस्टल इंडेक्स नंबर ऐसा कहते हैं। किसी भी जगह का पिन कोड 6 अंकों का होता है। हर अंक का एक खास स्थानीय अर्थ है, मतलब कि जो पिन कोड होता है वो 6 नंबर का होता है और उसमें हर एक जो नंबर होता है वो खास स्थानीय, मतलब उसका एक स्थानीय अर्थ होता है। अगर मान लो शुरुआत में 1 नंबर दिया जाता है या 2 नंबर दिया जाता है तो उस 1 नंबर से डाकिया वाला या कर्मचारी पता लगा लेते हैं कि यह 1 नंबर या 2 नंबर जो है वह किस प्रदेश का पिन कोड नंबर है। जैसे उदाहरण के लिए NCERT को भेजे गए लिफाफे पर अगर पिन कोड दिया है 110016, इसमें पहले स्थान पर दिया गया अंक यह बताता है कि यह पिन कोड दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब या जम्मू कश्मीर का है। मतलब सबसे पहले नंबर पर जो 1 अंक है यह 1 अंक इन प्रदेशों के बारे में बताता है। अगले 2 अंक यानी कि 1010, यह अंक हमें क्या बताता है कि यह दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उपक्षेत्र दिल्ली का कोड है। मतलब दिल्ली के अंतर्गत जो भी उपक्षेत्र आते हैं उसका 10 यह कोड होता है। अगले 3 अंक यानी कि 016 दिल्ली उपक्षेत्र के ऐसे डाकघर का कोड है जहां से डाक बांटी जाती है। तो इस तरीके से बच्चों यहाँ पर जो अंक है वह स्थानीय कोड दर्शाते हैं। अब तुम्हारा स्कूल जहाँ पर है उस इलाके का पिन कोड पता करो, अपने घर के इलाके का पिन कोड नंबर भी पता करो। अब बच्चों जहाँ पर जिस एरिया में तुम रहते हो उस एरिया का भी एक पिन कोड होता है। अब मान लो आपकी स्कूल, आपकी पाठशाला अगर काल्हेर में है तो काल्हेर का पिन कोड नंबर जो है वो अलग होता है, और आप अगर कशेड़ी में रहते होंगे या आप अगर भिवंडी में रहते होंगे तो आपका घर का पिन कोड नंबर अलग होता है। पिन कोड की जानकारी डाकघर से प्राप्त की जा सकती है। डाकघरों में टेलीफोन डायरेक्टरी की तरह पिन कोड डायरेक्टरी भी मिलती है। तुम्हारे इलाके का पिन कोड तो तुम्हारे मोहल्ले में लगे लेटर बॉक्स पर भी लिखा होगा। अगर हमें हमारे एरिया का अगर पिन कोड हमें जानना है तो हमारे घर के पास जो लेटर बॉक्स होता है उस लेटर बॉक्स पर भी हमारे एरिया का पिन कोड लिखा रहता है। इस तरीके से हमें पिन कोड जो है हमें बहुत आसानी से मिली जाती है। प्रमुख शहरों जगहों के पिन कोड नंबर तुम्हें कहाँ कहाँ मिल सकते हैं। तो इस तरीके से अगर हम पिन कोड की जानकारी हासिल करें तो हम उस टेलीफोन डायरी के जैसी एक डायरेक्टरी होती है जिसे हम पिन कोड डायरेक्टरी कहते हैं, उस पिन कोड डायरेक्टरी से हमें किसी भी जगह के किसी भी शहर के पिन कोड आसानी से मिल जाते हैं। बहुत पुराने समय में कबूतरों के द्वारा संदेश भेजे जाते थे। जब संदेशवाहक कबूतरों की बात हो रही है तो उन इंसानों की बात कैसे न हो जो ऐसे समय से डाक पहुंचाने का काम करते रहे जब संचार और परिवहन के साधन बेहद सीमित थे। बात हो रही है उन हरकारों की जो पैदल ही आम आदमी तक चिट्ठी पत्री पहुंचाने का काम करते रहे। राजा महाराजाओं के पास घुड़सवार हरकारें हुआ करते थे। हरकारों को न सिर्फ हर जगह की
जगहों पर पहुंचना होता था, बल्कि डाक की रक्षा भी करनी होती थी। डाकू, लुटेरों या जंगली जानवरों की चपेट में आने का डर हमेशा बना रहता था। आज भी भारतीय डाक सेवा दुर्गम पर पहाड़ी इलाकों तक डाक पहुंचाने के लिए हरकारों पर निर्भर करती है। जम्मू कश्मीर के लद्दाख खंड में पदम, जंस्कार जैसी कई जगह है जहां हरकारे डाक पहुंचाते हैं। अब यहाँ पर लेखक कहते हैं कि बहुत पुराने समय में हम देखते थे कि अगर उन्हें संदेश पहुंचाना होता था तो वे कबूतरों का सहारा लेते थे। मतलब पक्षियों में कबूतर ऐसा पक्षी था जो संदेश पहुंचाता था। संदेशवाहक कबूतरों की अगर बात करते हैं तो पहले इंसानों की बात अगर हम करें तो उसमें हरकारे होते थे। हरकारे मतलब एक इंसान ही था, जो इंसान भी संदेश पहुंचाने का तब काम किया करता था। अभी तो हम देखते हैं कि डाकघर से डाकिया जो था, डाकिया अभी भी हम देखते हैं ऐसे कई इलाके हैं जहां पर अभी भी डाकघर से डाकिया चिट्ठी उठाता है और हर जगह पर देता है। उन्हें बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता है, कभी कभी तो उन्हें पैदल पैदल भी जाकर, मतलब 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर तक का सफर उन्हें करके चिट्ठी पहुंचानी पड़ती है। तो ये काम वे कब करते थे? जब संचार और परिवहन के साधन सीमित थे, मतलब बस सेवा उपलब्ध नहीं थी या संचार सेवा जब उपलब्ध नहीं थे तब ये डाक पहुंचाने का काम करते थे। अब ये हरकारे जो थे ये पैदल जाकर चिट्ठी पहुंचाने का काम करते थे। अब राजा महाराजा की अगर बात करते हैं तो राजा महाराजाओं के पास घुड़सवार थे, मतलब घोड़े पर बैठकर एक आदमी संदेश पहुंचाने का काम करता था। हरकारों को सिर्फ हर जगह ही नहीं जाना होता था, बल्कि उनके हाथ में जो डाक रहता था, उनके हाथ में जो चिट्ठी रहती थी, उसकी भी उन्हें रक्षा करनी होती थी, क्योंकि उन्हें डाकू, लुटेरों या जंगली जानवरों का डर रहता था, क्योंकि उन्हें बहुत दूर का सफर तय करना होता था और जब वे गुजरते थे तब उन्हें रास्ते में जंगल लगता था। अब जंगल में कभी डाकू रहते थे, लुटेरे रहते थे या जंगली जानवर रहते थे। उनके चपेट में आने के डर से उन्हें उस डाक की रक्षा भी करनी होती थी। आज भी हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे पहाड़ी इलाके हैं जहां पर ये हरकारे लोग चिट्ठी पहुंचाने का काम करते हैं। आजकल तो संदेश भेजने के नए नए और तेज साधन आसानी से उपलब्ध हो गए हैं। डाक बांटने में हवाई जहाज, पानी के जहाज और जाने कौन कौन से साधन इस्तेमाल किए जा रहे हैं। डाक विभाग भी पत्र, मनी ऑर्डर के साथ साथ ईमेल, बधाई कार्ड आदि लोगों तक पहुंचा जा रहा है। अब बच्चों, अगर हम बात करते हैं संदेश भेजने की, तो आज के युग में संदेश भेजने के लिए हमारे पास बहुत सारे ऐसे साधन हैं जिन साधनों से हम जितना जल्दी हो सके हम हमारे संदेश पहुंचा सकते हैं। अगर मान लो हमें ईमेल आईडी पर संदेश पहुंचाना है तो हमारा संदेश जो है ईमेल आईडी पर 1 मिनट में पहुंचता है। उसके साथ ही हवाई जहाज, पानी के जहाज, इन साधनों से भी हम हमारे जो संदेश है वह आसानी से हम पहुंचाए जा सकते हैं। डाक विभाग में भी पत्र या मनी ऑर्डर के हिसाब से हम हमारे संदेश पहुंचा सकते हैं। कबूतरों की उड़ान से लेकर हवाई डाक सेवाओं तक का सफर दिलचस्प करने वाला है। यह सोचकर आश्चर्य होता है कि कबूतर जैसा पक्षी संदेशवाहक भी हो सकता है। कबूतर की कई प्रजातियां होती हैं और ये सभी संदेश लाने ले जाने का काम नहीं कर सकती। गिरहबाज या हुमुर वह प्रजाति है जिसे प्रशिक्षित करके डाक संदेश भेजने के काम में लाया जाता है। आखिर कबूतर अपना रास्ता ढूंढ कैसे लेता है? उन प्रवासी पक्षियों के बारे में सोचो और पता करो कि वे कैसे सैकड़ों मील का रास्ता और सही जगह तय कर पाते। अब हमने यहाँ पर देखा था कि पहले जो संदेश भेजते थे तो पक्षियों में एक ऐसा कबूतर जो पक्षी था वो संदेश भेजने का काम करता था। तो इस तरीके से कबूतर जो है, अब हम देखते हैं कि जैसे हमारी प्रजातियां होती है, मानवों की प्रजातियां होती है, वैसे ही कबूतरों की भी प्रजातियां होती है। जरूरी नहीं है कि हर कबूतर संदेश पहुंचा सके। इन कबूतरों को ट्रेन किया जाता है, इन कबूतरों को सिखाया जाता है कि किस तरीके से उन्हें संदेश भेजना है। उनमें एक प्रजाति है गिरहबाज और हुमर। ये जो प्रजाति है इन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है संदेश भेजने का और इस तरीके से वे सही जगह पर अपना रास्ता ढूंढ लेते हैं और रास्ता ढूंढकर सैकड़ों मील जाकर सही जगह पर अपना संदेश देते हैं। उड़ीसा पुलिस खास तौर पर हुमर कबूतरों का इस्तेमाल राज्य के कई दुर्गम इलाकों में संदेश पहुंचाने के लिए कर रही है।
कानून व्यवस्था, संकट और अन्य मौकों पर संदेश के लिए ये कबूतर बहुत ही उपयोगी साबित हुए। कबूतरों की संदेश सेवा बहुत सस्ती और उन पर खास खर्च नहीं आता है। इन कबूतरों का जीवन 15-20 साल होता है और 8-10 साल तक वे बहुत अच्छा काम करते हैं। मतलब यहाँ पर बताया गया है कि ये जो कबूतर होते हैं, इनका संदेश सेवा जो है, इनकी संदेश सेवा बहुत सस्ती होती है। इन्हें कोई ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पर लेखक बताते हैं कि कबूतरों का जीवन होता है वो 15 से 20 साल होता है, मतलब 15 से 20 साल तक ही जीवित रहते हैं, पर इनका जो कार्य होता है वो सिर्फ 8 से 10 साल तक का ही होता है। 8 से 10 साल की उम्र में ही वे लोग अपना संदेश भेजने का काम बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। स्वस्थ कबूतर एक दिन में 1000 किलोमीटर तक का सफ़र कर सकता है। यदि कोई महत्वपूर्ण संदेश पहुंचाना हो तो कबूतरों को भेजा जाता है ताकि बाज के हमले जैसी अनहोनी स्थिति में भी दूसरा कबूतर संदेश पहुंचा दे। कभी कभी इन संदेश, जब ये कबूतर संदेश भेजते हैं तो तब अनहोनी स्थिति के कारण दूसरा कबूतर भी जाकर उन्हें संदेश पहुंचाने का काम करता है। तो जब अच्छा कबूतर अगर होता है, स्वस्थ कबूतर अगर देखा जाए तो स्वस्थ कबूतर 1000 किलोमीटर का सफ़र करके वो संदेश पहुंचाने का काम बहुत अच्छी तरीके से कर सकता है। शायद यह पढ़कर तुम एक ऐसे कबूतर की कहानी पढ़ना चाहो जो दूसरे विश्व युद्ध में संदेश पहुंचाता था। इस कबूतर की कहानी नेशनल बुक ट्रस्ट से अंग्रेजी में छपी एक किताब में दी गई है। किताब का नाम है ग्रे नेक, जो कि इस किताब के हीरो का भी नाम है। अगर तुम हिंदी में पढ़ना चाहते हो तो क्यों ना नेशनल बुक ट्रस्ट को पत्र लिखो कि वे इस किताब को हिंदी में भी छापे। यह रहा उनका पता। अगर आपको जो अंग्रेजी में छपी हुई किताब है, जिसे हमें अगर संदेश के बारे में अगर पढ़ना है, अगर उसी अंग्रेजी किताब के बदले अगर हमें हिंदी किताब पढ़ना है तो उसके लिए हम इस पते पर उन्हें बता सकते हैं कि अगर अंग्रेजी किताब छापी है तो हिंदी किताब भी छापो, ताकि हिंदी में आपको पढ़ना जो है बहुत आसान होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर लेखक ने चिट्ठी से संबंधित जानकारी हमें बताई है। तो इस पाठ में हमने बहुत अच्छी तरीके से चिट्ठी से संबंधित जानकारी पता की है बच्चों, कि पहले के युग में किस तरीके से संदेश भेजे जाते थे और आज के युग में कितने तेजी से हम संदेश भेज रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर चिट्ठी का सफ़र, यह पाठ यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।